वेलकम बैक टू द चैनल। क्लास 7 की हिस्ट्री में चैप्टर 1 को हम डिस्कस कर रहे थे, जिसमें लेक्चर नंबर 1 एंड लेक्चर नंबर 2 ऑलरेडी कवर हो चुके हैं। आज का ये लेक्चर नंबर 3 होगा, जो कि लास्ट लेक्चर होगा, और उसके बाद इस चैप्टर की जो एक्सरसाइजेज हैं उनको सॉल्व किया जाएगा नेक्स्ट वीडियो में। तो इस वीडियो का फॉर्मेट ये होगा कि सबसे पहले लेक्चर नंबर 1 एंड 2 को रिकैप किया जाएगा, उसके बाद जो लेक्चर नंबर 3 है उसको डिस्कस करेंगे, एंड देन जो लेक्चर नंबर 3 होगा उसको भी रिकैप किया जाएगा। तो ये टाइम स्टैम्प्स हैं, इस हिसाब से आप वीडियो को देख सकते हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं लेक्चर नंबर 1 के रिकैप से। जैसा कि हम पढ़ चुके हैं कि जो ये वेस्टर्न हिस्ट्री थी, वेस्टर्न हिस्ट्री डिवाइडेड थी 3 मेन पार्ट्स में। तो सबसे पहला जो पार्ट है उसको क्लासिकल एंटिक्विटी कहा जाता है, जो कि 800 BC से लेकर 500 CE तक चलता है, जिसमें जो है वो ग्रीक और रोमन एम्पायर से ये आ जाती हैं। देन जो है वो मेडिवल टाइम जो है स्टार्ट होते हैं 500 से लेकर 1500 CE तक, जिनको डार्क एजेस भी कहा जाता है। एंड देन जो है वो मॉडर्न टाइम से स्टार्ट होते हैं, जो कि 1500 CE के बाद से ये स्टार्ट होना शुरू हो जाते हैं। एंड जो वेस्टर्न रोमन एम्पायर होती है उसका फॉल डाउन होता है 476 CE में, जैसा कि हम क्लास 6 में भी पढ़ चुके हैं कि जो रोमन एम्पायर जो है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड थी। एक जो है वो वेस्टर्न रोमन एम्पायर, जो कि जिसका कैपिटल जो है इटली था, रोम के अंदर, और दूसरी जो है ईस्टर्न रोमन एम्पायर, जो कि बाइजेंटाइन एम्पायर जिसको कहा जाता है वो थी। और ये बाइजेंटाइन एम्पायर जो है 1453 CE तक चली। ये जो वेस्टर्न रोमन एम्पायर है उसका फॉल डाउन किस तरह से हुआ कि वीक रूलर्स से इन्वेजन्स हुए, और जो राइज ऑफ क्रिश्चियनिटी एज अ रिलीजन हुआ, तो रोमन एम्पायर का जो रिलीजन था वो ख़त्म हो गया, और उसकी सारी चीज़ें जो है आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होना शुरू हुई। So its fall led to the dark ages and a time of lawlessness, ignorance and civil disobedience जो है वो शुरू हो गई। And Europe suffered constant invasions by Vikings, Huns, Vandals, and life was filled with war, poverty and fear। तो ये सारी चीज़ें जो है यूरोप के अंदर चल रही थी। एंड जो टर्म है डार्क एजेस, ये किसको रेफ़र करता है कि यूरोप की जो इकोनॉमिक एंड इंटेलेक्चुअल एंड कल्चरल कोलैप्स हो चुका था, उस सारी चीज़ों को जो है डार्क एज जो है वो रेफ़र करता है। लेकिन उसी टाइम के अंदर जो है वो मुस्लिम सिविलाइजेशन जो है वो बहुत ज़्यादा आगे बढ़ रही थी, और उन्होंने ग्रीक और जो रोमन नॉलेज थी उसको जो है प्रिजर्व किया हुआ था, और उसको एक्सपेंड भी वो कर रहे थे। एंड मुस्लिम्स लेड इन साइंस, मेडिसिन, आर्ट, मैथमेटिक्स एंड फिलोसफी। एंड बाय 1200 CE के बाद क्या होता है कि यूरोप स्लोली रिकवर होना शुरू होता है, एंड लीडिंग टू द रेनेसेंस एंड डॉन ऑफ मॉडर्न हिस्ट्री। तो उसके बाद रिनेसेंस होता है, रीबर्थ होता है, क्योंकि पहले उनके पास नॉलेज थी, लेकिन ये जो मेडिवल टाइम था 500 से लेकर 1500, ये 1000 साल वो उनसे चली गई, और उसके बाद दोबारा से उनका रीबर्थ जो है होता है। क्रूसेड्स होती हैं, ये जो क्रिश्चियन जो है वो मुस्लिम एरियाज़ में आते हैं, और वहाँ से ये सारी चीज़ें दोबारा एक्सचेंज होती हैं। तो इस तरह से उसको रिनेसेंस कहा जाता है। और उसी के अंदर जो है लेक्चर नंबर 2 में हमने पढ़ा था कि जो मेडिवल टाइम था, जो डार्क एजेस थे, यूरोप के अंदर एक सिस्टम था जिसको फ्यूडलिज़म कहा जाता है। और फ्यूडलिज़म जो है कि 9th से लेकर 15th सेंचुरी तक ये चला था। स्ट्रिक्ट सोशल हायरार्की थी, और सबसे ज़्यादा ऊपर जो है वो किंग्स थे, उसके बाद जो है वो नोबल्स आ जाते हैं, देन नाइट्स जो कि वॉरियर्स होते थे, एंड देन पेजेंट्स जो कि खेतों में काम करते थे, हैड अ फिक्स्ड रोल बेस्ड ऑन लैंड ओनरशिप। और ये जो सिस्टम था हेवीली फेवर द रिच, वाइल पेजेंट्स वर्कड इन हार्श कंडीशंस। पेजेंट्स जो है वो हार्श कंडीशन में काम करते थे। इन द चर्च वाज अ पावरफुल लैंड ओनर विद ग्रेट इन्फ्लुएंस ऑन सोसाइटी। जो चर्च था उसके पास बहुत ज़्यादा पावर था। तो चर्च जो है उनकी जो प्रेयर की प्लेस है उसको भी कहा जाता है, लेकिन एज अ इंस्टीट्यूशन भी आप कह सकते हैं, जो क्रिश्चियनिटी रिलीजन है उसको जो है चर्च कहा जाता है। तो वो बहुत ज़्यादा पावरफुल था उस टाइम पे। एंड देन जो उनकी लाइफ थी वो रिवॉल्व अराउंड फार्मिंग, फेस्टिवल्स एंड लोकल मार्केट्स। एंड जो नोबल्स थे दे एंजॉयड हंटिंग, फीस्ट, कोर्टली एंटरटेनमेंट थी, एंड विलेजेस सेलिब्रेटेड फेस्टिवल्स विद म्यूजिक, डांस एंड फेयर्स। एंड जो मेडिवल आर्किटेक्चर था लेफ्ट लास्टिंग लैंडमार्क्स विद पॉइंटेड आर्च एंड स्टेन ग्लास विंडोज़। तो ये सारी चीज़ें उस टाइम पे यूरोप के अंदर चल रही थी। लेकिन अब जब बात आती है ईस्टर्न रोमन एम्पायर की, तो जो बाइजेंटाइन एम्पायर है, या जिसको वाज आल्सो नोन एज द ईस्टर्न रोमन एम्पायर, वो भी जानी जाती है। ये शुरू कब हुई कि जब कॉन्स्टेंटाइन जो कि रूलर था उस टाइम पे, उसने देखा कि इन चीज़ों को संभालना बहुत मुश्किल है, तो उसने क्या किया कि अपना कैपिटल जो है वो रोम से बाइजेंटाइन मूव किया, एंड रीनेम्ड इट कॉन्स्टेंटिनोपल, मीन द सिटी ऑफ कॉन्स्टेंटाइन।
तो उसके बाद से जो है वो स्टार्ट होने लगी ये कॉन्स्टेंटिनोपल का जो शहर था, तो बाइजेंटाइन एम्पायर जो है उसको कहा जाता है ईस्टर्न रोमन एम्पायर। सो कॉन्स्टेंटिनोपल स्टेट कैपिटल फॉर ओवर 1000 ईयर्स तक ये कैपिटल था। एंड जो बाइजेंटाइन एम्पायर लास्टेड अंटिल 1453 सीई तक ये चलती रही, एंड मेकिंग इट्स टोटल लाइफ ऑलमोस्ट 1200 ईयर्स तक ये चली। And if you count the Roman and Byzantine empires together, they lasted for about 2200 years. जो कि रोमन एम्पायर जब स्टार्ट होती है तो 753 BC से लेकर 1453 सी तक ये उनका चलता है। तो इस तरह से द एम्पायर कवर्ड जो ईस्टर्न रोमन एम्पायर थी उसमें इजिप्ट, सीरिया, जॉर्डन, लेबनान, पैलेस्टाइन एंड पार्ट्स ऑफ द एशिया माइनर एंड ईस्टर्न यूरोप जो है ये सारे एरियाज़ उसमें आ जाते हैं। अब जो ईस्टर्न रोमन एम्पायर थी उसकी जो इकोनॉमी थी वो बहुत ज़्यादा फ्लोरिश कर रही थी, जिसमें कि बाइजेंटाइन एम्पायर हैड अ स्ट्रॉन्ग एंड सक्सेसफुल इकोनॉमी एंड इट वाज मेनली बेस्ड ऑन ट्रेड एंड एग्रीकल्चर एंड इम्पोर्टेंट गुड्स जो थे ग्रेन एंड सिल्क। कॉन्स्टेंटिनोपल वाज अ मेजर ट्रेड सेंटर बिटवीन यूरोप एंड नॉर्थ अफ्रीका, and its position on trade routes made the city rich and powerful, and visitors were amazed by the wealth and beauty of the capital, and the government controlled coin making and taxed on the trade। तो इस तरह से उसकी जो है वो इकोनॉमी भी चल रही थी। अब जो अर्ली डेक्लाइन जो है वो शुरू होता है। डेक्लाइन कहते हैं स्लोली जो है एक एम्पायर जो है वो ख़त्म होना शुरू होती है स्टेप बाय स्टेप, तो उसको डेक्लाइन कहा जाता है। ये स्लो प्रोसेस होता है। जब फॉल डाउन होता है वो अचानक कोई चीज़ ख़त्म हो जाती है, या बिल्कुल जब एंड में जब ख़त्म हो जाए और बिल्कुल ख़त्म हो जाए तो उसको फॉल कहा जाता है। सो जो डिक्लाइन स्टार्ट होता है ईस्टर्न रोमन एम्पायर का वो 7th और 8th सेंचुरी से ही स्टार्ट हो जाता है, जब अरब जो है वो कॉन्केस्ट करते हैं डिफरेंट एरियाज़ को। एंड द एम्पायर लॉस्ट मैनी इंपॉर्टेंट लैंड्स, जिसमें मिडल ईस्ट के एरियाज़, नॉर्थ अफ्रीका और एशिया माइनर के एरियाज़ जो है वो आ जाते हैं, तो वो उनके कंट्रोल से निकल जाते हैं और मुसलमानों के कंट्रोल में आ जाते हैं। एंड फॉर एग्जांपल यरूशलेम वाज टेकन बाय अरब्स इन 637 सीई में जो है वो यरूशलेम को कंट्रोल कर लेते हैं। उसके बाद जो है वो क्रूसेड वॉर्स जो है वो स्टार्ट होती हैं। So in 1100s and 1200s, the Muslim Sultanate of Rome captured over half of the Asia Minor। तो मुसलमानों की जो सल्तनत होती है वो हाफ एशिया माइनर जो है वो कंट्रोल कर लेती है। देन जो फोर्थ क्रूसेड होती है मेजर ब्लो, क्रूसेड की वॉर जो है वो मुस्लिम्स एंड क्रिश्चियंस के बीच में जो है वो लड़ी गई थी। तो लेकिन ये फोर्थ क्रूसेड जो होती है इसमें क्या होता है कि 1204 सीई में क्रिश्चियन आर्मीज़ फ्रॉम यूरोप अटैक कॉन्स्टेंटिनोपल ड्यूरिंग द फोर्थ क्रूसेड। वो एक्चुअली अटैक करने आ रहे थे यरूशलेम को, लेकिन कुछ इश्यूज़ और कुछ फाइनेंशियल कंडीशन जो उनकी थी उस वजह से वो जो कॉन्स्टेंटिनोपल पर अटैक करते हैं। वहाँ का जो रूलर होता है वो भी क्रिश्चियन होता है, लेकिन क्रिश्चियनिटी में भी जो है वो डिफरेंट सेक्ट्स थे, जिसमें एक रोमन कैथोलिक था और जो ईस्ट वाली साइड थी जो बाइजेंटाइन एम्पायर थी उसमें जो थे वो ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी थी। तो जहाँ पर उन्होंने ये अटैक किया, दे लूटेड द सिटी स्टीलिंग द गोल्ड, रिलीजियस रिलिक्स एंड आर्ट, ये सारी चीज़ें जो है उन्होंने ले ली वहाँ से। एंड दिस अटैक वीकेंड द एम्पायर ग्रेटली। इस अटैक के बाद जो है एम्पायर जो है बिल्कुल ही वीक हो गई। एंड आफ्टर द अटैक द एम्पायर वाज स्प्लिट बिटवीन द एंड द क्रूसेडर्स, जो है उसमें जो है उनको डिवाइड कर दिया गया। एंड द बाइजेंटाइन एम्पायर नेवर फुली रिकवर्ड फ्रॉम दिस डिस्ट्रक्शन। इस डिस्ट्रक्शन तबाही के बाद जो है वो बाइजेंटाइन एम्पायर रिकवर नहीं हो सकी। उसके बाद जो है द फॉल ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल, जो उनका कैपिटल सिटी था, अब जब उसका फॉल डाउन होता है उसको जो है कैप्चर कर लिया जाता है, तो उसके बाद जो है वो ईस्टर्न रोमन एम्पायर बिल्कुल ख़त्म हो जाती है और ये होता है 1453 सीई में। In 1453 CE, Sultan Mehmed II of the Ottoman Turks surrounded Constantinople by land and sea। वो वहाँ पर अटैक करता है जो कि ओटमन सुल्तान होता है ओटमन एम्पायर का। एंड द सिटी हैड स्ट्रॉन्ग वॉल्स, वाज प्रोटेक्टेड बाय वाटर ऑन 3 साइड्स। 3 साइड से जो है पानी होता है और एक साइड से जो है स्ट्रॉन्ग वॉल्स होती हैं। तो ये जो है लड़ाई 53 डेज तक चलती है। हेवी बॉम्बिंग ऑन द बाय द कैनन्स, द वॉल वर ब्रोकन एंड द टर्क्स जो है एंटर थ्रू एन ओपन गेट से, वो जो तुर्किश सोल्जर होते हैं वो एंटर हो जाते हैं। एंड द लास्ट एम्परर जो कि
ईस्टर्न रोमन एम्पायर का होता है। बाइजेंटाइन एम्पायर का कॉन्स्टेंटाइन 11 जो है फॉट ब्रेवली बट डाइड इन द बैटल, उसकी डेथ हो जाती है। इन दिस इवेंट ऑफिशियली एंडेड द बाइजेंटाइन एम्पायर। बाइजेंटाइन एम्पायर जो है ऑफिशियली ख़त्म हो जाती है 1453 CE में, और वो पूरी जो रोमन एम्पायर है वो बिल्कुल ख़त्म हो गई। सो व्हाट द फॉल मीन्स कि आफ्टर द विक्ट्री, जब ये विक्ट्री होती है, महमद टू वाज कॉल्ड द फातिह मीन्स द कॉन्करर, and he quickly built the minaret next to the Hagia Sophia to call Muslims to prayer. And for Muslims it was a great victory and fulfilled a long hill. वो जो है मुसलमानों के हाथ में चीज़ें आ जाती हैं। And for Christians it was the end of the Roman Empire, and which had lasted for over 1000 years. And the city and its trade become part of the Ottoman Empire. अब जो है वो सारे सिटी और जो उसका ट्रेड होता है वो ओटमन एम्पायर के रूलर्स के हाथ में आ जाता है। Later Russia took over the role of Christian leadership in Eastern Europe. ईस्टर्न यूरोप में जो है वो रशिया एज अ क्रिश्चियन लीडरशिप रोल ले लेता है। सो क्रिश्चियनिटी की और वेस्टर्न सिविलाइजेशन की अगर बात की जाए कि वेस्टर्न रोमन एम्पायर के फॉल डाउन के बाद 5th सेंचुरी में जो कैथोलिक चर्च होता है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग जो है वो हो जाता है। एंड फ्राम द 6th सेंचुरी रोम बिकेम द सेंटर फॉर वेस्टर्न क्रिश्चियनिटी लेड बाय द पोप। और जो कैथोलिक चर्च होता है उसके जो लीडर होता है, रिलीजियस लीडर, उसको पोप कहा जाता है। एंड क्रिश्चियनिटी स्प्रेड अक्रॉस द यूरोप एंड मोस्ट नेशंस फॉलो द रोमन कैथोलिसिज्म। बहुत सारी नेशंस जो है रोमन कैथोलिसिज्म को फॉलो करते हैं। हाउएवर द ग्रीस एंड रशिया फॉलो द ऑर्थोडॉक्स चर्च विच वाज बेस्ड इन द कॉन्स्टेंटिनोपल। लेकिन उनका जो दूसरा सेक्ट है वो ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी को माना जाता है, जिसमें जो ग्रीस और रशिया वो उसको फॉलो कर रहे थे। तो इनमें ये डिफरेंसेस थे। द कैथोलिक चर्च हेल्प्ड grow education, art, music, philosophy and science in the Western Europe. सो शुरू में जो है उन्होंने बिल्कुल ही चीज़ों को बैन कर दिया, लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने एक कंट्रोल्ड जो एजुकेशन है, कंट्रोल्ड तरीके से जो है उसको जगह देना शुरू कर दी इन चीज़ों को। And important events like crusades and invasion by Mongol Genghis Khan had a big impact on European history and culture पे जो है वो बहुत ज़्यादा impact उसका पड़ा। सो उसको अगर रिकैप करें जो अभी तक हमने पढ़ा है लेक्चर नंबर 3 में, तो कि बाइजेंटाइन एम्पायर वाज द ईस्टर्न रोमन एम्पायर थी विद कॉन्स्टेंटिनोपल एज इट्स कैपिटल उसका था। एंड इट लास्टेड फॉर फ्रॉम 330 CE टू 1453 CE एंड वाज रिच इन ट्रेड, कल्चर एंड रिलीजन में। एंड द इकोनॉमी वाज स्ट्रांग ड्यू टू एग्रीकल्चर एंड ट्रेड, स्पेशली सिल्क एंड ग्रेन। एंड इट बिगेन टू डिक्लाइन विद अरब इन्वेजन 7th and 8th सेंचुरी में। जिस तरह से अरब ने जो है इन्वेजन्स किए तो बाइजेंटाइन एम्पायर जो है वो डिक्लाइन उसका शुरू हो गया। इन द राइज ऑफ द सल्तनत ऑफ द रोम, जो मुसलमानों की सल्तनत थी। एंड इन 1204 CE क्रिश्चियन क्रूसेडर्स जो है वो कॉन्स्टेंटिनोपल पर अटैक करते हैं और एम्पायर को बिल्कुल ही वीक कर देते हैं। देन इन 1453 CE ओटमन सुल्तान महमद टू जो है कैप्चर कर लेता है सिटी को और रोमन एम्पायर बिल्कुल ही ख़त्म हो जाती है। तो द लेगेसी क्या है बाइजेंटाइन एम्पायर की? द फॉल ऑफ द कॉन्स्टेंटिनोपल मार्क द एंड ऑफ द रोमन एम्पायर आफ्टर नियरली 2200 ईयर्स। एंड जो महमद टू होते हैं ओटमन एम्पायर के रूलर, वो जो है हेजिया सोफिया को जो है वो एक मॉस्क में कन्वर्ट कर देते हैं एंड मार्किंग द इस्लामिक रूल इन द सिटी। एंड रशिया टुक ओवर द न्यू लीडरशिप ऑफ ईस्टर्न ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी। एक रोमन कैथोलिक क्रिश्चियनिटी थी, एक थी ईस्टर्न ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी, तो इनमें ये डिफरेंसेस थे। इन वेस्टर्न यूरोप कैथोलिक चर्च ग्रू पावरफुल आफ्टर द फॉल ऑफ द रोम एंड द चर्च सपोर्टेड लर्निंग, आर्ट, कल्चर ड्यूरिंग द मिडल एजेस। शुरू में जो है उन्होंने हर चीज़ पर पाबंदी लगाई हुई थी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने एक कंट्रोल तरीके से जो है इन चीज़ों को जो है अलाउ किया। द क्रूसेड्स एंड बाइजेंटाइन लेगेसी इन्फ्लुएंस रिलीजन, पॉलिटिक्स एंड सिविलाइजेशन इन द यूरोप। तो ये सारी चीज़ें थी। इस तरह से इस चैप्टर को हमने कंप्लीट किया है। अगर ये चीज़ें आपको समझ आई हों तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें एंड शेयर करें दूसरे अपने फ्रेंड्स के साथ। अब इस नेक्स्ट वीडियो जो होगी उसमें हम जो भी एक्सरसाइज हैं इस चैप्टर की उनको कवर करेंगे। थैंक यू सो मच।